हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इजेट क्लासेस पर। आज हम फिफ्थ लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने आईसीएसई बोर्ड का जो क्लास नाइन्थ का सिलेबस था वो कंप्लीट कर चुके हैं। और अब आज के जो लेक्चर है और आज से जितने भी लेक्चर होंगे इस चैप्टर के, ठीक है, वो सारे के सारे सीबीएसई क्लास टेंथ और आईसीएसई क्लास टेंथ के बच्चों के लिए है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। और आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस। ठीक है, आज हम पहले रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा और जानेंगे। थोड़ा बहुत हम जान चुके हैं पहले, थोड़ा और जानेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, फिर जानेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और एक फार्मूला पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, देखेंगे कि वो कैसे डिराइव होता है। और फिर लास्ट में उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस हम जानते हैं क्या होता है। इट इज़ द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द एटम्स ऑफ द एलिमेंट, या और एलिमेंट कौन सा, कंडक्टर, टू द इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मटेरियल जो है वो जो भी हिंड्रेंस ऑफर करता है, ठीक है, इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ कंडक्टर्स में होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स या नॉन कंडक्टर्स जो होते हैं या इंसुलेटर्स होते हैं, उनमें इनका नंबर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर उतना ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता है कि नॉन कंडक्टर्स में ये लोग अच्छी कंडक्टिविटी शो कर पाएँ। ठीक है, बिकॉज दे आर लैकिंग इन नंबर इन नॉन मेटल्स या नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स, देयरफॉर दे आर नॉट कंडक्टर्स। ठीक है, तो मेटल शो कंडक्टिविटी बट दे ऑल्सो हैव सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, वर्ल्ड में कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, अगर है तो उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज़रूरी ही होगा। ठीक है, मतलब वर्ल्ड में कोई भी सब्सटेंस बिना रेजिस्टेंस के नहीं होता है। ठीक है, हर सब्सटेंस में, हर मटेरियल में कोई ना कोई कुछ ना कुछ अमाउंट में रेजिस्टेंस ज़रूर होता है। बस क्या फ़र्क होता है कि कंडक्टर्स में ये रेजिस्टेंस का अमाउंट काफ़ी कम होता है, इसलिए वो अच्छे कंडक्टर्स हैं। और नॉन कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस जो वो ऑफर करते हैं वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, और मेटल्स में, दैट इज कंडक्टर्स में, रेजिस्टेंस होता क्यों है, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एट देयर पोजीशन। ठीक है, हमने ये जाना था कि अबव -273 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस इज मच मोर एक्यूरेट, above this temperature, ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। इस टेम्परेचर से ऊपर कोई भी मटेरियल होगा, ठीक है, तो उसमें एटॉमिक वाइब्रेशंस होने लग जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी की वजह से वो एटम्स उस मटेरियल के वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पर। अब इससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन के इजी फ्लो में मुश्किल आती है। अब ये कैसे आती है, अगर आप समझो तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। मान लो कि आप एक गेम खेल रहे हो, उस गेम में क्या है कि आपको एक रास्ते पे चलना है। ठीक है, ये रास्ता है, आपको इस रास्ते पे चलना है। और जब आप इस रास्ते पे चल रहे हो तो ऊपर से रस्सियों से ईंटें बांधे हुए हैं, और वो ईंटें आपके रास्ते में टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, खूब सारे ईंटें हैं और वो रास्ते में आपके टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। तो देखो आपके लिए कितनी मुश्किल होगी कि आप ओरिजिनल स्पीड से भाग पाओगे, नहीं, आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी। देखना होगा कि कोई ईंटा सामने ना आ जाए, फिर आप उससे बच के आगे निकलोगे, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, इस तरह से। तो आपकी ओवरऑल स्पीड कम होगी, आप बढ़ोगे, फिर रुकोगे, फिर बढ़ोगे, फिर रुकोगे। कुछ ऐसा ही इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है। ठीक है, और इस वजह से मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर करता है और इनकी स्पीड बार बार चेंज होती है, जिसकी वजह से इनको मुश्किल आती है। ठीक है, तो द वाइब्रेशन ऑफ एटॉमिक लैटिस मतलब एटम्स का वाइब्रेशन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन द कंडक्टर। ठीक है, और कंडक्टर का टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, उसका रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से आप 273 डिग्री सेल्सियस हायर आओगे, तब आप 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचोगे, दैट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से भी 273 डिग्री नीचे जाने पर आपको ये एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर मिलता है।
और इस टेम्परेचर से ऊपर जो भी मटेरियल होंगे वो सारे के सारे उनमें एटॉमिक वाइब्रेशंस होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए वर्ल्ड का कोई भी सब्सटेंस कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर ऑफर करता है। बट दोस्तों, हम 10th क्लास में पहली बार पढ़ रहे हैं तो हम एक एजम्पशन के साथ पढ़ेंगे। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप नेट रेजिस्टेंस निकालोगे, वोल्टेज आपको दिया रहेगा, करंट निकालोगे और बहुत सारी चीज़ें आप निकालोगे सर्किट में। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप ये मान के चलोगे, दिस इज़ एन अजम्पशन, आप ये अज्यूम करके चलोगे कि जो वायरिंग आपने इस्तेमाल करी है उसमें आप कोई भी करंट, उसमें आप कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मानोगे। ठीक है, दिस इज़ जस्ट एन अजम्पशन टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है, ऑफ क्लास 10th लेवल। आप मानोगे कि जो भी रेजिस्टेंस है सर्किट में वो सिर्फ ये रेजिस्टर्स जो एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं सर्किट में सिर्फ उन्हीं की वजह से रेजिस्टेंस है, और वायर्स को आप बिना रेजिस्टेंस के मानोगे, इनको एब्सोल्यूट कंडक्टर्स मानोगे और सारा इसका कैलकुलेशन सिर्फ इन रेजिस्टर्स पे बेस्ड करोगे। ये एक एजम्पशन है जो कि हम क्लास 10th की स्टडी में मान रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी अजम्पशन पे बेस्ड अगर आपके ये दो टाइप के सर्किट्स दे रखे हैं तो रियल लाइफ में दोस्तों इन दो सर्किट्स में बहुत अंतर है। इस सर्किट में रेजिस्टेंस हाई है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को लंबा पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है। ठीक है, बिकॉज करंट गोज थ्रू अ लॉन्गर पाथ इन दिस सर्किट। ठीक है, इसलिए इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस ज़्यादा है और इस सर्किट में करंट कम हो जाएगा। बट इस सर्किट में क्योंकि वायरिंग काफ़ी शॉर्ट है इसके कंपेयर में, तो ये दोनों सर्किट सेम नहीं है इन द रियल वर्ल्ड। बट जब आप 10th क्लास में हो, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप ये मान के चलोगे कि वायर्स में कोई रेजिस्टेंस नहीं है और सारा ये दोनों सर्किट को आप एक ही तरह से मान के इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, क्लास 10th लेवल पर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब रियल वर्ल्ड की कुछ थोड़ी और बात करते हैं, एक्चुअल कंडीशन होती क्या है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, अगर आप देखो एट अ फिक्स टेम्परेचर, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर। ठीक है, इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में भी हम इसी चीज़ को थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं और फिर आगे चल के न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पर बेस्ड। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट अ फिक्स टेम्परेचर, मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को कंसिडर करो, तो जब आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया बच्चों तो रेजिस्टेंस सिर्फ 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला इज रेजिस्टिविटी, नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड नेक्स्ट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। अब रेजिस्टिविटी जो होती है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ये रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है, इस सिंबल से आप इंडिकेट करते हो, इसको रो बोलते हैं, RHO, रो। ठीक है, अब जो रेजिस्टिविटी होती है दिस इज़ अ मटीरियल प्रॉपर्टी, इट इज़ एन आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल और कुछ मटेरियल प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बताऊं तो एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर अगर मैं बोलूं 1 तो आप जानते हो एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। आप सिर्फ एटॉमिक नंबर 1 बोलूं आप आंसर बता सकते हो कि अच्छा ये तो हाइड्रोजन है। ठीक है, उसी तरह रेजिस्टिविटी, उसी तरह डेंसिटी। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 1000 kg/m3 किसकी कौन सा मटेरियल, आप तुरंत बोलोगे इट इज़ वाटर। ठीक है, तो जैसे डेंसिटी हो गई, जैसे एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ें फिक्स होती हैं किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। उसी तरह से रेजिस्टिविटी भी हर एक मटेरियल के लिए फिक्स होती है। ठीक है, इट इज़ अ मटेरियल प्रॉपर्टी, इट इज़ एन आई कार्ड फॉर द मटेरियल। ठीक है, और ये डिपेंड किस बात पे करता है, उस मटेरियल में एटम्स की पैकिंग किस तरह से हुई है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कैसी हैं, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कैसा है, उन सारे फैक्टर्स पर ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक है, और इट इज़ फिक्स्ड वैल्यू फॉर अ गिवन मटेरियल। ठीक है, और जो रेजिस्टिविटी होती है वो डायरेक्ट और जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के। कहने का मतलब जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी हाई होगी उस मटेरियल का रेजिस्टेंस भी हाई होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। ठीक है, तो जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी हाई होती है उस मटेरियल का रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, अगर इस एग्जाम्पल से मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10⁻⁻18 ओम मीटर। ये ओम मीटर। ठीक है, ये है आपकी रेजिस्टिविटी की यूनिट। रेजिस्टिविटी को आप ओम मीटर से नापते हो।
तो रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर आप देख रहे हो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीज आप देख रहे हो तो 1.84 इंटू 10⁻6 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी ऑफ निक्रोम वायर आप देख रहे हो तो इसकी रेजिस्टिविटी देखो 100 इंटू 10⁻6, तो ये देख रहे हो वैल्यू बढ़ रही है। और पेपर जो आपने पेपर कॉपी का पेपर है, इसकी रेजिस्टिविटी देखते हो तो इट इज़ अबाउट 10⁻12 ओम मीटर। ठीक है, तो देख रहे हो जैसे जैसे आप डाउन द सीरीज़ जा रहे हो, मैंने यहाँ पूरी सीरीज़ नहीं लिख रखी है, आपकी जो आपकी बुक्स होती हैं स्टैंडर्ड बुक्स, जो आपकी टेक्स्ट बुक होती हैं, उनमें आपको रेजिस्टिविटी की टेबल पूरी मिल जाएगी, उसमें ऑब्जर्व आप करिए। तो जैसे जैसे आप डाउन द टेबल जाते हो फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स, ठीक है, आप डाउन द सीरीज जाते हो तो आपको देखते हो कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है डाउन द सीरीज। और जैसे जैसे रेजिस्टिविटी की इंक्रीज करती है तो रेजिस्टेंस नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, और रेजिस्टेंस नीचे बढ़ रहा है मतलब कंडक्टिविटी नीचे को घट रही है। ठीक है ना, मतलब जहाँ जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना लेस कंडक्टिंग मटेरियल होगा। जो मटेरियल का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वो मटेरियल उतना कम कंडक्टिंग होगा। ठीक है, तो या मैं बोलूँ कि जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं वो टॉप ऑफ द सीरीज़ होते हैं और उनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी लो होती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ गुड कंडक्टर्स इज़ वेरी लेस। और सारे कंडक्टर्स में भी आप बात करेंगे तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, उसकी रेजिस्टिविटी सबसे लो होती है कंपेयर टू एनी अदर मटेरियल, सिल्वर के बाद कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये आपने समझ लिया, रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज़ द लीस्ट। ठीक है, देयरफॉर सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। नेक्स्ट, जो रेजिस्टेंस होता है किसी मटेरियल का वो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये क्यों होता है? बिकॉज जितना लंबा पाथ होगा इलेक्ट्रॉन को थ्रू द सर्किट ट्रैवल करने में, उतना ज़्यादा लॉन्ग पाथ झेलना पड़ेगा, इसलिए उतना ज़्यादा कोलिजन्स वो झेलेगा। ठीक है, तो उसका उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा झेलना पड़ेगा इन द सर्किट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, और इसी वजह से हम क्या करते हैं कि जितना हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हम उतना ही वायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम एक्स्ट्रा वायर इस्तेमाल इसी वजह से नहीं करते हैं, बिकॉज रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा वो। ठीक है, थर्ड फैक्टर इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वायर की थिकनेस। ठीक है, वायर की थिकनेस कितनी है, जैसे मान लीजिए ये हमारा अगर वायर है, ठीक है, तो इसका ये जो थिकनेस है, दिस थिकनेस इंडिकेट्स द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज द थर्ड फैक्टर। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर रेजिस्टेंस किस तरह से निर्भर करता है? जैसे सपोज दिस इज वन वायर, थिन वायर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है, एंड दिस इज अ थिकर वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है। ठीक है, तो होता क्या है, जितना वायर थिक होगा उतना ईजिली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वो करवा पाएगा। ठीक है, और जितना ईजियर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो इस वजह से रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं तीनों फैक्टर्स को आप जब एक साथ क्लब करते हो तो आपको ये तीन इक्वेशंस मिलती हैं। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। और जब आप इन तीन फैक्टर्स को कंबाइन करते हो तो रेजिस्टेंस जो होता है, ये फार्मूला आपको पता चलता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल, लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन एल, एंड एरिया ऑफ लेंथ ऑफ द वायर एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है, इन तीन फैक्टर्स पे हमारा मटेरियल का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो दोस्तों हमने फार्मूला पढ़ लिया। अब हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, 3 न्यूमेरिकल जो कि इस फार्मूले पे बेस्ड होते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये पहला न्यूमेरिकल है हमारा, हम करने जा रहे हैं इसको, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। अब हमें इस क्वेश्चन में देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हमें दे दिया लेंथ ऑफ 1 मीटर। ठीक है, तो हमने लेंथ को लिखा 1 मीटर। ठीक है, एंड इतना ओम, दिस इज 26 ओम, दिस इज व्हाट इज द वैल्यू, दिस इज रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर इज इतना ओम, तो रेजिस्टेंस हमें दे दिया उसने 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस, दिस इज टेम्परेचर इज फिक्स्ड।
ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज़ 0.3 mm, ठीक है, तो हमें पता है कि डायमीटर उसने दे दिया हमें 0.3 mm, बट यहाँ पर देखें mm जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है लेंथ की, तो हमें चाहिए क्या, डायमीटर ऑफ वायर से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है, जैसे वायर है अगर, तो इसका हमें डायमीटर दे दिया d, तो और हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, और वहीं से डिराइव होकर आता है π/4 डायमीटर का स्क्वायर भी, बिकॉज आप डायमीटर की जगह 2r रखो तो 4r स्क्वायर बन जाएगा, 4 से 4 कटेगा तो वापस से πr स्क्वायर मिल जाएगा। दिस इज अ सर्कुलर वायर आप मान के चल रहे हो, ठीक है, एक सर्कुलर वायर आप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मान के चल रहे हो, ठीक है, बट दिस डायमीटर इज इन mm, ठीक है, आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज मीटर इज द एसआई यूनिट, लेंथ पहले से मीटर में दिया था तो सही था, ठीक है, इसको मीटर में करोगे तो ये आएगा 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। अब ये कैसे आया, क्योंकि आप जानते हो कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, ठीक है, तो यहाँ से 1 mm आ जाएगा 1/1000 मीटर, और 1/1000 को ही आप 10⁻³ भी लिखते हो, तो 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, तो 0.3 mm कितना हो जाएगा, अगर 1 mm की वैल्यू दी है और इतने की पूछ रहा है तो 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है, तो वो हमारा डायमीटर आ गया। अब डायमीटर आ गया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ जाएगा, π/4 इंटू 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप पाई की जगह पर अब आप रखोगे 22/7 और वहाँ से आप एरिया निकालोगे, ठीक है। आगे देखते हैं आगे पूछ क्या रहे, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी कितनी है हमसे पूछ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A, यहाँ से रो को आप अकेला करोगे तो आंसर आ जाएगा R इंटू A/L, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट कर दो सबकी और हमें आंसर मिल जाएगा, रेजिस्टेंस इज 26, एरिया हमें दे दिया 22/7 इंटू 4 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि स्क्वायर हो गया ना, तो 10⁻³ का स्क्वायर करोगे 10⁻6 आ जाएगा, और ये 0.3 इंटू 0.3 0.09 हो जाएगा, और 0.09 को आप लिख सकते हो 9/100, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ इस पूरे की जगह पर 9/100, ठीक है। और ये हो गया R इंटू A, और L हमें 1 दे रखा था, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो ये 100 इधर जाएगा तो 10⁻⁸ हो जाएगा, और फिर बाकी चीज़ों को आप सॉल्व करोगे, अगर जब पूरा सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे बाकी सबको वैल्यू सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, ठीक है। तो ये हमारी रेजिस्टिविटी इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है, दिस इज़ आवर आंसर। तो दोस्तों इस तरह से इसका एक पहला न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करा, आपने ध्यान से इसको देखना है, जो जो गिवन चीज़ें हैं सबसे पहले आपको वो लिखनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको यूनिट्स का बड़ा ख्याल रखना है, जिसको इनकी एसआई यूनिट में पहले लिखना है, उसके बाद ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, और ये फार्मूला लिखने के बाद आप वैल्यूज़ पुट करोगे इन देयर यूनिट्स, ठीक है, सही सही यूनिट्स में रख के, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, आपको यही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 एम्पियर, सॉरी हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, यहाँ पे गलत लिखा है, ये 10 ओम होना चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में होती है, ठीक है। हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, इफ़ इट इज़ कट इन 2 पार्ट्स व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में है क्या, अब ये हमारे पास एक ओरिजिनल वायर था, इसकी लेंथ थी हमें कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, और इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 10 ओम। अब हमने क्या करा, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, ठीक है, एक पार्ट ये हो गया इस वायर का और दूसरा पार्ट ये हो गया इस वायर का, ठीक है। तो हर एक पार्ट अब कितना हो गया 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का, और हमसे पूछ रहा है कि अब इस नए पार्ट का रेजिस्टेंस R डैश हम इसको मानते हैं
ये कितना होगा ये हमें पता करना है। ठीक है, तो दोस्तों हम ये जानते हैं कि ये वायर, देखिए दो मेथड्स हैं, मैं आपको दोनों मेथड से करके बताता हूँ। पहला मेथड देखिए, देखिए ये मेथड देखिए कैसे करते हैं। जब हमने इस वायर को कट करा दो पीसेस में, तो हमने मटेरियल तो चेंज नहीं किया ना, हमारे पास यही मटेरियल था और इसी मटेरियल के वायर को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक करा। तो हम क्या करते हैं, जो मटेरियल प्रॉपर्टी है उसको पकड़ लेते हैं। जैसे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए था, इसमें मटेरियल प्रॉपर्टी कौन है, तो आप बोलोगे मटेरियल प्रॉपर्टी है रो। ठीक है, तो इसका भी रो और इसका भी रो इक्वल होना चाहिए। हमें एक का रेजिस्टेंस पूछा है ऑफ ईच पार्ट। ठीक है, तो हम एक का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो रो को फिक्स आप करते हो तो आर ए अपॉन एल, ठीक है, इज अ फिक्स्ड नंबर बिकॉज दिस इज इक्वल टू रो एंड रो इज सेम। तो देयरफॉर आर वन ए वन बाई एल वन इज इक्वल टू आर टू ए टू अपॉन एल टू। मान लेते हैं ओरिजिनल रेजिस्टेंस को हम आर वन बोलते हैं और फाइनल रेजिस्टेंस को आप आर टू बोलते हो। फाइनल लेंथ को इनिशियल लेंथ को एल वन, फाइनल लेंथ को एल टू, इनिशियल एरिया को ए वन, फाइनल एरिया को ए टू। ठीक है, तो आप इन दोनों को इक्वल कर दो। जब आप इनको इक्वल करते हो तो देख रहे हो कि आपने एरिया में तो कोई छेड़खानी नहीं करी। ठीक है, आर वन आपने रखा था कितना, मैं इधर लिख रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जगह कम है। आप स्कूल की कॉपी में जब आप लिखोगे आप सीधे एक सीक्वेंस में लिखोगे। ठीक है, तो R1 की जगह पर आपने लिखा 10 और L1 की जगह पर आपने लिखा 10। ठीक है, इज इक्वल टू R2 को आपको फाइंड करना है और L2 अब कितना हो गया 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो R2 आ जाएगा 5 ओम। ठीक है, तो इस तरह से रेजिस्टेंस आ जाएगा 5 ओम। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप पूछ सकते हो कि सर आपने 10 सेंटीमीटर जो ये लेंथ दे रखा था आपने उसको मीटर में क्यों नहीं कन्वर्ट करा। मीटर में हमने इसलिए कन्वर्ट नहीं करा बच्चों क्योंकि वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता। कहने का मतलब अगर आप इसको 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते तो आपको इस लेंथ को भी 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना होता, क्योंकि 5 इंटू 10 की पावर -2 ये भी 5 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना होता। तो क्योंकि ये इक्वल आप कर रहे हो इस तरह से और ये 10 की पावर -2 10 की पावर -2 दोनों तरफ से कट जाएगा, तो इस वजह से हमने इस क्वेश्चन में इसको नहीं कन्वर्ट करा मीटर में। देखिए एक थंब रूल बताता हूँ, जब आपको वैल्यू पुट करके कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना होता है तब आपको कंपल्सन हो जाता है कि आप उसको ऐसा यूनिट में रखो। बट जब आप उसको कंपेयर कर रहे हो, तो जब आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो आपस में, ठीक है, इक्वेट कर रहे हो और वहाँ से आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हो, तब आप उसको, और आप जानते हो कि वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तब आप उसको इस तरह से लिख के कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 5 ओम। इसका दूसरा मेथड क्या है, आप इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके वैल्यूज पुट करो ओरिजिनल फर्स्ट केस के लिए। तो 10 इज इक्वल टू रो 10 अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो कि मटेरियल भी फिक्स्ड है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी फिक्स है, तो यहाँ से रो अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, और जब आप इस रो अपॉन ए की वैल्यू को सेकेंड केस के लिए रखोगे तो रो टू एल टू अपॉन ए टू, तो रो अपॉन ए की जगह आप 1 रखोगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा R2 L2 के बराबर, तो R2 कितना आ जाएगा 5 ओम। ठीक है, ये एक दूसरा मेथड है जहाँ से आप सब्सटीट्यूशन मेथड, दिस इज सब्सटीट्यूशन मेथड एंड दिस इज कंपेयरिंग मेथड। ठीक है, चलिए दोस्तों एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी लेक्चर का। अ वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। ठीक है, इस बार एक वायर है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। ठीक है, इफ़ इट इज़ बेंट फ्रॉम द मिडल एंड डबल्ड। अब क्या करा आपने, इस वायर को डबल कर दिया। किस तरह से, इसको नीचे से बेंड कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब आपने वायर को जब सेंटर से इसके डबल करा तो क्या हुआ, इसकी लेंथ कितनी हो गई अब 5 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हो कि डबल हो गया। अगर इसका एरिया ए तो इसका एरिया कितना हो गया, ए डैश इज इक्वल टू 2a। ठीक है, आप देख रहे हो कि डबल हो गया, आपने बेंड कर दिया। ठीक है, और अगर इसका ओरिजिनल लेंथ था 10 अब हो गया 5। ठीक है, और आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर।
इसका रेजिस्टेंस कितना है वो निकालना है। तो आप जानते हो कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो जब आपने और इन दोनों सब्सटेंसेस का मटेरियल आप देख रहे हो सेम है बच्चों, ठीक है। तो आप एक ऐसे भी कर सकते हो, R1 अपॉन R2, ठीक है, इज इक्वल टू रो वन L1 अपॉन A1 होल डिवाइड बाय रो टू L2 अपॉन A2। आपने क्या करा, इन दोनों मटेरियल के रेजिस्टेंसेस को उठा के कंपेयर कर दिया, ठीक है। R1 इज रो वन L1 बाई A1 और R2 इज रो टू L2 बाई A2। जब आपने इसको सॉल्व करा तो R1 वॉज 10, R2 आपको फाइंड करना था, इज इक्वल टू रो वन और रो टू कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम मटेरियल है, ठीक है। और L1 आपको दे रखा है 10 और A1, ठीक है, A1 इज A और L2 आपके पास है 5 एंड A2 इज 2 टाइम्स A। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 10 अपॉन A इंटू 2A अपॉन 5। तो A से A कट जाएगा, 5 से ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर 4 आ जाएगा। तो R2 यहाँ से आपको मिल जाएगा, R2 मिलेगा, ये 2 2 ज़ा 4, तो 10 अपॉन 4 मिल जाएगा। मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से R2 आपको मिल जाएगा 10 अपॉन 4 दैट इज़ 2.5 ओम, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ये हमने न्यूमेरिकल करा और आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।